पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया सिर्फ 420 के मामले में, जो आईपीसी का सेक्शन था। 318 का सब सेक्शन 4 जो बीएनएस का सेक्शन है, इसमें पुलिस ने अरेस्ट किया। कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया किसी को भी, और पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और उसकी बेल हाई कोर्ट तक भी नहीं हुई। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया सिर्फ 420 के मामले में, जो आईपीसी का सेक्शन था। 318 का सब सेक्शन 4 जो बीएनएस का सेक्शन है, इसमें पुलिस ने अरेस्ट किया। कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया किसी को भी, और पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और उसकी बेल हाई कोर्ट तक भी नहीं हुई। हाई कोर्ट से भी बेल डिसमिस हो गई, बंदे वापस आ गए। और वापस आने के बाद में भी अभी देखा जाए तो उस इंसान को लगभग 8 से 9 महीने जेल में हो चुके हैं अभी तक। और यहां पर ना कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से बेल नहीं हो रही थी। जब हमने उसको ग्राउंड बताया एक, तो उसने वहां से बेल विड्रॉ की हाई कोर्ट से, क्योंकि दोबारा बेल लगा रखी थी, उस डेट पे डेट मिल रही थी, विड्रॉ की गई और दोबारा बेल नीचे लगाई गई, तो उसकी बेल हो गई। टेक्निकल ग्राउंड क्या था वो? ऐसे कई सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और आपको बताएंगे अगर किसी इंसान को 420 के मामले में सिर्फ अरेस्ट कर लिया बिना नोटिस दिए, तो कैसे आप निकलेंगे, किन किन बातों को आप देखेंगे, क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्या गलती करने से आप बचें, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए, अगर चीटिंग के केस में किसी इंसान को बिना नोटिस दिए अरेस्ट कर लिया है या नोटिस आया है, तो भी वीडियो काम का है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, आप पर कोई केस हुआ है, या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप कोई नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें। मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग अलग कोर्ट्स में जाकर केस को प्रेजेंट करने का है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो हमने चीजों को देखा, जाना, अपने केस पे फाइट किया, उनके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात दोस्तों, सबको पता है अब तो, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है और सब तक इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि 420 या फिर 318 सब सेक्शन 4 चीटिंग के मामलों में पुलिस पहले आपको नोटिस देगी। पर नोटिस नहीं दिया, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। मतलब कहीं पर कोई ऐसा कॉल सेंटर चल रहा था जहां पर लोगों के साथ ठगी की जा रही थी, या फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई अगर हमने रेड नहीं की ना, तो हमारे पास एविडेंस नहीं आएंगे, इस आदमी के पास बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है। तो यह भी एक रीजन हो सकता है। अरेस्ट करने के लिए आया है कि आप अरेस्ट नहीं करोगे, 41A का नोटिस दिए बिना अरेस्ट नहीं करोगे। ये रेड वेड का चैप्टर एक अलग है, क्योंकि केस को देखा जाता है। प्यूनिटिव और प्रिवेंटेटिव दो अलग अलग डिटेंशंस होती हैं, तो ये देखना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर पे पुलिस ने आकर रेड कर दी, सिर्फ 420 का मामला है, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो आप इसका एक एक्शन ले सकती हो कि भाई क्या आपके पास सर्च वारंट था, आपने सर्च किया तो किस आधार पे किया। फिर आप एक मुद्दा अलग बना सकते हो। कुछ मिल गया, देखो होता क्या है, मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा कि पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में, फिल्मों में आपने सुना होगा, पर यह अधूरा सत्य है। पूरा सत्य क्या है? एडमिसिबल हो जाती है स्टेटमेंट अगर वो रिकवरी डिस्कवरी हो जाए। मान लीजिए एक बंदे को पकड़ा, उससे बोला भाई आप फर्जी कॉल सेंटर चलाते हो, कहता नहीं सर मैं ऐसा कुछ नहीं करता। कह रहा अच्छा। जब उससे और सवाल पूछे गए तो उसने बोला हाँ सर मैं करता हूं। कैसे करते हो? सर डाटा मैं यहां से खरीदता हूं। कॉल करते हो? हाँ कॉल करते हैं। कौन कौन स्टाफ है? इतना स्टाफ है। कैसे करते हो? सर हम ऐसे कॉल करते हैं, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, डाटा हम यहां से खरीदते हैं। पैसा कैसे आता है? सर इस अकाउंट में आता है, इतना पैसा कट के हमको मिल जाता है। रिकवरी डिस्कवरी हो गई। तो जो भी कुछ आप बता रहे हो पुलिस रिकवर कर लेगी सब चीज जाकर, और उसमें नए सच जो सामने आएंगे वो सब चीजें कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगी। तो यहां पर अब देखना है सेक्शन क्या है। अगर केस बना नॉर्मल 420 का, नॉर्मल बना 318 सबसेक्शन 4 का, नॉर्मल केस बनाइए चीटिंग का, तो ऐसे मामले में पुलिस ने अभी आपको अरेस्ट नहीं किया है, अब आपको नोटिस देगी। आपको नोटिस नहीं दिया तो आपके पास ही ग्राउंड है कि भाई आपने मुझे ऐसे ही अरेस्ट कैसे कर लिया। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं कि पुलिस ने सामने वाले को अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। हमारे पास एफआईआर आती है 420 की, हम देखते हैं नोटिस तो दिया नहीं, और नोटिस दिया भी तो ये सब कुछ हुआ, जबकि वो आदमी पहले एक बेल ऑलरेडी लगा चुका है और उसकी बेल डिसमिस हो चुकी है, और उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सेक्शंस को ऐड किया गया। कौन कौन से सेक्शन ऐड किए गए? 336 ऐड किया, 338 ऐड किया गया, साथ में 61 का सबसेक्शन 2 ऐड किया गया। तो ऐसे जब सेक्शंस ऐड कर दिए गए जिसके अंदर की फॉर्जरी के सेक्शन है, कि डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ करके अकाउंट खोले गए, डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ करके चीटिंग की गई, ऑनलाइन फ्रॉड किया गया, तो ये सब चीज जब सामने आती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पर सेक्शंस ऐड किए जा सकते हैं। जो सेक्शंस लगते हैं ना, या फिर जब चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होता है, तो वहां लिखा है एक चीज कि चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। चार्जेस ऑल्टर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा
पुख्ता सबूत है चार्ज लगने के बाद भी कि सर ये सेक्शन मुझ पे लग ही नहीं सकता, तो आप एविडेंस दीजिए, हाईकोर्ट जाइए, रिवीजन में जाइए, तो सेक्शन आप हटवा सकते हो। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक बात अलग है। पर मामले में केस को देखिए, लोग अधूरा केस बताएंगे, अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पूरा केस बताइए, बेहतर है सारे डॉक्यूमेंट भेजकर अपने वकील साहब से केस को पढ़वाइए। फॉर्जरी जो केस होता है ना, फॉर्जरी के सेक्शंस जो होते हैं, जो पहले थे 467, 468, 471, 120B, 420 सेक्शन लगा होता था, वो सेक्शन बदल गए। जैसे कि पहले वो सेक्शन था 467, अब वो बन गया 338 सेक्शन। जो पहले था 468 सेक्शन, वो बन गया 336 का सब सेक्शन 3। साथ में 471 एक सेक्शन था, वो बन गया 340 सेक्शन। जो पहले 120B था, अब वो बन गया 61 का सब सेक्शन 2 सेक्शन। साथ में ही कुछ सेक्शंस को और लाए, जैसे कि कोई भी इंसान अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब या फिर आप ये मानो ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम को ये समझिए कि 111 सेक्शन लगाएंगे या 112 लगाएंगे। 111 आ गया तो ऑर्गेनाइज क्राइम, जो बड़े लेवल पे क्राइम हो रहा है सारा। और अगर बार बार क्राइम हो रहा है ये चीज, तो ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाता है। या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से किसी को ठगा जा रहा है, तो यहां पर 111 सेक्शन लगाया जाता है। 112 सेक्शन भी लगता है पेटी क्राइम्स पर, छोटे छोटे क्राइम्स पर वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हो तो केस को कैसे प्रेजेंट किया। कभी भी दोस्तों आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको समझाऊंगा, जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में लगा रहे हैं, केस को डिटेल में अपने वकील साहब को समझाइए। वकील साहब वक्त नहीं दे रहे तो मतलब लगवाइए अपनी बेल, एंटीसिपेटरी बेल उन वकील साहब से। डिटेल में समझाइए, डिटेल में आपके सारे फैक्ट पिटीशन में होने चाहिए। अगर सारे फैक्ट पिटीशन में नहीं है और ऑर्डर में चीजें नहीं आई तो हाई कोर्ट भी सुनेगा नहीं आपकी बात को। आप पूरे फैक्ट को लाइए अपने ऑर्डर के अंदर। अगर एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस भी हो गई, सारे फैक्ट लेके हाई कोर्ट सुना सकते हो, बता सकते हो कि भाई जो मेरा पिछला ऑर्डर था, जो सेशन से बेल डिसमिस हुई, उसमें सब बातें लिखी हुई है। मैं सब बातें बोलने के लिए वहां पर गया था, पर मेरी बातों पर सुनवाई नहीं हुई। देखिए कानून कहां टूटा है। जो मैंडेट प्रोविजन है, कहीं उनको तोड़ तो नहीं दिया गया, या फिर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बताए गए हो, नोटिस ना दिया गया हो, पुलिस में बहुत मारपीट की गई हो, वहां पर पुलिस ने आपको ज्यादा वक्त तक रखा गया हो, 3 दिन 4 दिन तक मारा पीटा गया हो। तो ये सब चीजें ना वकील साहब के एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। वकील साहब अगर अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके साथ हैं तो वो बहुत सारे पॉइंट निकाल लेंगे। और वकील साहब को एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बात दोस्तों अलग है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा उसके ऊपर। पर वकील साहब को एक्सपीरियंस आता है केसेस को लड़ लड़कर। आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो ऐसी बात में 2-4-5 फाइलें मंगा लो, देख लो उस तरह केस पहले वकील साहब ने केस लड़े भी है कि नहीं लड़े। अगर केस लड़े हैं फिर तो आप समझ सकते हो हाँ भी केस लड़े हैं। और जब आप वकील साहब के सामने बैठते हो ना, तो उनकी नॉलेज वैसे भी आप देख लेते हो कि कितना उन्हें जानकारी है चीजों के बारे में। दोस्तों एक डॉक्टर के आप पास गए और डॉक्टर हर बंदे को बुखार होते ही, थकावट होते ही, दर्द होते ही सीधा पैरासीटामोल थमा देता है, तो मतलब उस डॉक्टर को ज्यादा दवाइयों के बारे में पता नहीं है। हर बीमारी के लिए अलग दवाई बनी है। इसी तरह से हर वकील साहब के पास केस को पढ़ने के बाद अलग ग्राउंड्स होते हैं कि भाई मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, कि भाई मैं इस केस में ऐसा कर सकता हूं, पहले भी मैंने बेल ली है इस ग्राउंड के साथ में। ये तो एक्सपीरियंस के आधार पर है। एक वकील साहब 60 साल के हैं, 60 केस अब तक नहीं लड़े, मतलब उन्होंने वकालत ही की होगी 55 साल की एज में, या फिर कभी कोर्ट जाते ही नहीं थे, जाते भी थे केस कभी नहीं मिलते थे। एक आदमी है 40 साल का, 400 केस लड़ चुका है। तो दोनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो प्रैक्टिकल चीज है। सिर्फ पढ़कर दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान बुद्धि बोलते हैं, किसी भी इंसान को पैसा वैसा वेल्थ कुछ भी आप दे दो, ये सब छीनी जा सकती है, बुद्धि किसी की, ज्ञान विजडम किसी का छीना नहीं जा सकता। इसीलिए और बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए, केस एक भी नहीं है, तो भी तो वो बुद्धि बेकार, किसी काम की नहीं है। प्रैक्टिकल चलता है हमारे कोर्ट्स में, प्रैक्टिकली चीजों को प्रेजेंट करना पड़ता है। कई बार हम दूर दूर केस लड़ने जाते हैं अलग अलग गांवों में, जहां गांव में जज साहब भी बस बैठ के परेशान है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जी हजूर, हाँ हजूर, जी जनाब, बस ये चल रहा है, केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सेशन कई बार क्या होता है कि 307 का मामला होता है, मर्डर केस, रेप केस होते हैं, पॉक्सो होते हैं, एनडीपीएस केस होते हैं, तो इसमें चार्ज फ्रेम कराने पड़ते हैं, एविडेंस पे लाना पड़ता है। ईओडब्ल्यू केस होता है, एविडेंस पे लाना पड़ता है, तो ये सब करते ही नहीं है लोग। वो 6-6, 7-7 महीने बीत गए, चार्ज फ्रेम नहीं हो रहे, सेशन कमिटल नहीं हो रहा। तो ये सब चीज देखनी पड़ती है। चीटिंग फॉर्जरी के मामले में जो केस का ट्रायल है कहां चलेगा? मजिस्ट्रेट साहब के पास चलेगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास चले, सेशन तो कमिटी इसमें होना ही नहीं है। तो जब सब कुछ उनको ही देखना है तो पहले बेल उनके पास लगाओगे, डिटेल में बनवाइए, जजमेंट के साथ बनवाइए, देखिए कौन कौन से ग्राउंड्स अच्छे अच्छे डाले गए, जजमेंट कौन से डाले गए हैं। नहीं बेल हुई आपकी, रेगुलर बेल, आपको इंसान जेल में है, सेशन कोर्ट में लगाओ। कई बार बंदे के पास 8-10 केस होते हैं, बैंकों से ठगी करी हुई है। अब सोचता क्या क्लाइंट, अरे भाई साहब मैंने आज करी है, 2 दिन में बाहर निकाल देना मुझे आप। कोई हलवा है क्या? ऐसे कोई बाहर निकल जाता है क्या?
अरे भाई साहब, टाइम लगता है, केस को बनाना पड़ता है। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में घर वाले परेशान, हाय हाय क्या करें, 3.5 करोड़ रुपया हम पैसा देंगे भी नहीं और हमें आप बाहर निकाल दो। 3.5 करोड़ रुपया आपने हजम कर लिया बैंकों का, और आपके पास वक्त तक नहीं है अपने वकील साहब को देने के लिए कि वो अपने केस की तैयारी अच्छे से कर सके। तो इस तरह के केसेस को जो क्लाइंट खामा का परेशान करे, पता होता उससे कुछ है नहीं, दूसरी जगह जाकर भी टाइम ही खराब करना है उसको, या गलत एडवाइस। मैंने कई बार देखा 4 करोड़ का कोई स्कैम था, वहां पर जा कमिटमेंट करके आगे जो पैसा देने के लिए तैयार है, अभी कितना दो, 50 लाख देंगे, घर बेच के, घर गिरवी रख के 50 लाख दे दिया, बस बाहर निकालने के लिए। अगली डेट लगी, पैसा ही नहीं देने के लिए, कुछ डेट बीती, बंदा फरार हो गया, 82 की कार्रवाई हो गई। 82 सीआरपी से भगोड़ा करार करने के लिए बोलते थे, अब वो 84 सेक्शन बन गया है। उसमें 83 होता था कुड़की के लिए, अब वो 85 सेक्शन बन गया बीएनएसएस का। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखो, कहीं गलत ग्राउंड पे बेल लेके मत आ जाना कि कोई पैसे भी ना भर पाओ और ज्यादा केस में फंस जाओ। इन सब चीजों को ध्यान दें। बेल सेशन कोर्ट से नहीं हुई, हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएं, सब जगह बेल डिसमिस होगी, कोई बात नहीं, आप ग्राउंड्स को बदलने दीजिए, मतलब कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चीजें बदलेंगी, फिर से बेल लगाओ, बेल आपकी हो जाएगी, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।